हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड मैथ्स का सीबीएसई का सैम्पल पेपर फॉर टर्म 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए 6 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स। सेक्शन बी 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, टोटल 12 मार्क्स अगेन। एंड सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे लेकिन 4-4 नंबर के होंगे, तो ये सेक्शन हमारा 16 नंबर का बन जाएगा। टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। और सेक्शन सी में हमारे पास 2 केस स्टडीज भी होंगी। इंटरनल चॉइस आपके पास क्वेश्चंस में दी गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द गिवन AP 6, 9, 12, 15। तो बेटा हम A और D यहाँ से पता कर लेंगे। देखिए A is 6, D is 9 minus 6 equal to 3। सेकेंड टर्म्स में से पहले माइनस करनी है। अब जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें हम वैल्यूज रखेंगे। A25 is A plus 24D, एक कम कर देते हैं, माइनस A15 हम रखेंगे लेकिन ब्रैकेट में A plus 14D। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करी, माइनस A माइनस 14D, A से A कैंसिल हो जाएगा, 24 घटा 14D यानी कि 10D। अब D की वैल्यू रख देंगे 3, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 30। इसमें चॉइस में देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 7 टाइम्स द 7 टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। यदि 7वें पद का 7 गुना 5वें पद के 5 गुना के बराबर है तो फाइंड द 12th टर्म। तो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, A7 into 7 एंड 5 टाइम्स 5th टर्म। अब A7 हमें पता है क्या होता है, A plus 6D। दिस इज 5 into A plus 4D। सॉल्व करेंगे इसे, इक्वल टू 0 एक तरफ ले गए हम सारी टर्म्स। 2A माइनस प्लस 22D is equal to 0, 2 is common, A plus 11D is 0. Now 2 cannot be equal to 0, that means A plus 11D is 0. और what is A plus 11D? ये होता है हमारा 12वां पद, A12। तो इसका मतलब 12वां पद हमारा 0 है। नेक्स्ट देखिए, find the value of m so that the quadratic equation has 2 equal roots। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, +9 भी आएगा। तो मूल हमें बराबर दिए गए हैं, आपको पता है मूल बराबर होते हैं तो D की वैल्यू 0 होती है। तो पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं, क्योंकि रूट्स इक्वल है इसलिए D 0 होगा। D क्या होता है, B² माइनस 4AC इक्वल टू 0। अब हम अपने क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है ना बेटा 5mx² माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल टू 0। अब A क्या बनेगा, ये 5m, B हो गया माइनस 6m और C हो गया 9। लिख लेते हैं इनको भी। अब D में वैल्यूज पुट करेंगे ध्यान से, माइनस 6m ब्रैकेट में डाल के इसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस 4 इंटू 5m इंटू 9 इक्वल टू 0। दिस इज 36m², माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा हमेशा, माइनस 180m इज इक्वल टू 0। 36 इज कॉमन, m भी कॉमन है, अंदर रह गया m माइनस 5। दैट मीन्स हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, या तो m 0 है या m माइनस 5 0 है। उससे हमें क्या मिल जाएगा, m इक्वल टू 5। आइदर m इज 0 और m इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, PA और PB 2 टेंजेंट्स हैं, जिसमें हमें ये रेडियस r दी गई है और यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट के डिस्टेंस 2r है। तो हमें बताना है APB किस प्रकार का ट्रायंगल है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB। तो देखिए बेटा डिस्टेंस आपको पता है यहाँ दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर r है और ये हाइपोटेन्यूस 2r है। क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के साथ
परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं एंगल OAP इज 90। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए OA परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मुझे लंब पता है और कर्ण पता है, और लंब और कर्ण का रिलेशन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो क्या बनता है, साइन थीटा। इस एंगल को मैंने x मान लिया जो मुझे नहीं पता। इस ट्रायंगल में कंसीडर कर रहे हैं हम OAP में लंब पता है, कर्ण पता है, एंगल हम निकाल लेंगे। अब देखिए वैल्यू रखेंगे r/2r बराबर साइन x। r से r कट गया, 1/2 बराबर साइन x, यानी कि x आपके पास कितना आ गया, 30 डिग्री। साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, 30 डिग्री पे। इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री का है। अब ये 30 का है तो इधर का साथ वाला भी 30 हो गया, दोनों मिलके 60 डिग्री का। साथ ही आपको पता है ये जो टेंजेंट है ये दोनों इक्वल होते हैं, तो अगर ये एंगल y मैं मानती हूँ तो इसका मतलब ये भी y है। सारे मिला के तीनों के तीनों ही 60 डिग्री के हो जाएंगे। अगर मैं इसको 1 और 2 मानूं या कुछ भी माने हम, एंगल APB इज 60 डिग्री। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि PA बराबर PB, टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। अब इसका मतलब इस ट्रायंगल में तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हो गए हैं। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। यही हमसे पूछा गया था कि बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 56 cm, फाइंड इट्स हाइट। तो बेटा हमें CS से पता है, CS से क्या होता है, पाई आर एल। तो R मुझे पता है और फॉर्मूले के हिसाब से मुझे L पता चल जाएगा। तो पहले हम L निकालेंगे फिर H पर पहुंचेंगे। CSA ऑफ कोन इज, दैट मीन्स पाई आर एल इज 12320, R हमारे पास है 56 cm और H हमें निकालना है। वैल्यूज रख देंगे, पाई भी इधर आके उल्टा हो गया और R जो 56 था वो भी बटे में चला गया। अब जो कट रहा है काट देंगे, 7 से 56 को 8 पर काटा। अब देखिए 8 से काटने हैं, अब ये 7 पे पूरा जाएगा, 70 हो गया। दैट मीन्स L इज 70 cm। अब L और H हमें निकालना है, R पता है, तो पाइथागोरस लगाते हैं। अब हम L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, L क्या माना जाता है, कर्ण, और ये दोनों उसकी साइड्स होती हैं। वैल्यूज रख देते हैं, 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर। तो या तो एक तरीका है कि आप स्क्वायर सॉल्व कीजिए, माइनस कीजिए, फिर अंडर रूट निकालिए, या हम अंडर रूट के अंदर ही देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस। क्या मिला हमें, 126। अब 126 के फैक्टर करेंगे तो 14 गुणा 9। दैट मीन्स जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो एक बार तो 14 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 9 इज 3। 14 गुणा 3 बाहर आ गया, आंसर इज 42 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड दिया हुआ है हमें 45 और एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। मॉड 45 है बेटा, तो इसका मतलब मॉडल क्लास कौन सी हो गई, जिसके बीच में ये आ रहा है 40 से 60। मॉड का फॉर्मूला हम लिख लेंगे पहले क्लियर कट, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, L कितना हो गया 40। F1 क्या होता है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी बारंबारता। H हमारे पास 20 है, F1 को हमने X मान लिया जो मिसिंग है, तो F1 कितना हो गया X। F0 इससे पहले वाला 10 और F2 इसके बाद वाला यानी कि 6। अब फॉर्मूले में रख देंगे सारी चीजें। 2F1 यानी कि 2X माइनस 10 माइनस 6,
और इनटू में h, दैट मीन्स 20। अब मॉड कितना दिया हुआ है 45, ये हो गया 2x घटा 16 इंटू 20। अब देखिए बेटा 40 इधर जाके हम माइनस करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 5, ये हट गया यहाँ से, और फिर इसके बाद जो गुणा में हो रहा है वो भाग में चला जाएगा। तो इधर क्या रह गया हमारे पास x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 16 ओनली, दैट मीन्स 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 16। देखिए यहाँ तक कर लिया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस 40। बहुत केयरफुली आपने कैलकुलेशंस करनी है। टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। 40 माइनस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। 5 साल पहले, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, उस टाइम की एज का वर्क किया जाए तो ये कितना होगा। अभी की प्रेजेंट एज के 5 गुने से 11 ज्यादा। रितु की 5 वर्ष पहले की आयु का वर्ग, यानी कि अगर वो अभी x है तो पहले 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5। उसके बाद हमें उसका स्क्वायर करना है, तो वो किसके बराबर होगा, प्रेजेंट एज के 5 गुने से 11 ज्यादा। तो लिख लेते हैं इसे। लेट द प्रेजेंट एज, हमने वर्तमान आयु माना x साल है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 5। अब क्या कहा जा रहा है हमसे, x माइनस 5 का स्क्वायर प्रेजेंट एज का 5 गुना, प्रेजेंट कितनी है x, तो इसका पहले 5x करेंगे जमा 11। बस इतना काम हमें करना है। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 0। वेरी इजी क्वेश्चन। अब मिड टर्म स्प्लिट करके हमें फैक्टर कर लेने जो हमें आते हैं। 14 और 1 आ जाएंगे। आंसर इज 14 एंड 1। नाउ 1 year एज इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5 साल पहले की एज की भी बात की जा रही है ना। तो क्या में एज मानी जाएगी रितु की 14 साल। दिस इज नॉट पॉसिबल, therefore Ritu's present age is 14 year। चॉइस में क्वेश्चन है बेटा एक, जिसमें फिर से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखिए थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी लग रही है तो हम यहाँ पे मिड टर्म को स्प्लिट नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास a b c पहले केयरफुली लिख लेने हैं हमें। a इज 9, b इज माइनस 6b, और c क्या हुआ सारा ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब सबसे पहले इसके लिए हम d निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू रखेंगे माइनस 6b का स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर माइनस 4 इंटू a यानी कि 9 इंटू ये पूरा ब्रैकेट में। अगेन जहाँ पे भी माइनस की टर्म आ रही है या ज़्यादा टर्म्स आ रही है हमेशा ब्रैकेट में रखनी है। अब माइनस 6b का स्क्वायर 36b स्क्वायर, ये बन गया 36, और फिर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 36b स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 36q स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट गए, हमें पास रह गया 36q स्क्वायर ओनली। अब हमें, आपको पता है, ये देखना होता है कि ये बड़ा है 0 से या छोटा है ना, बराबर तो है ही नहीं किसी भी हालत में। अब 36 भी देखिए पॉजिटिव है, और ये वर्ग है, स्क्वायर है, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म ही पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है। अब हम मान लेंगे कि माना रूट्स बराबर अल्फा बीटा, देयरफॉर अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो बहुत ध्यान से वैल्यूज रख देंगे। माइनस बी का मतलब 6b प्लस माइनस अंडर रूट डी
36 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9। इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे को मिलेगा 6 और नीचे आ गया 18। अब देखिए आपको 6 कॉमन दिख रहा है, 6 को बाहर निकाल के 18 के साथ काट देंगे। p प्लस माइनस क्यू अपॉन 3, ये हमारा आंसर बन गया। दैट मीन्स दो आंसर बनेंगे, p प्लस क्यू बाय 3 एंड p माइनस क्यू बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन बतानी है जबकि डेटा से ये दे रखे हैं 250 टोटल है। तो पहले हम अपनी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो मीडियन माध्यक बताने के लिए हमें CFP चाहिए होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो उसको टोटल करते जाते हैं। देखिए 40, 120, 182, 220 एंड 250। 250 आना चाहिए था टोटल हमारा, तो हमें ये मिल गया है। अब हम देखेंगे n कितना है, 250। अब n बाई 2 निकालेंगे आप, 125 हो गया। अब 125 के अकॉर्डिंगली हम अपना मीडियन वर्क देखते हैं, मीडियन क्लास। तो देखिए बेटा, जो जहाँ पे इसको CF में आप चेक करते हैं 125 से ज़्यादा, तो कौन सा वर्क बना, 2 और 3 वाला। फॉर्मूला लिख लेंगे। मीडियन क्लास आपकी हो गई 2, 3, इसके अकॉर्डिंगली L हो गया 2। CF कौन सी होती है, इससे पहले वाली 120, F इसकी अपनी, और H हो गया हमारा 1। बस सिंपली यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज देयर। हमेशा इस टर्म को अलग से सॉल्व करते हैं बिल्कुल। तो ये मिला हमारे को 2 प्लस 5 अपॉन 62, 62, और इसको सॉल्व करके 2 प्लस 0.08, दैट विल बी 2.08। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें सर्कल की रेडियस 4 cm है और दो टेंजेंट्स आपस में 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स के पेपर में भी हमारे पास था क्वेश्चन। तो बहुत आसान है बेटा, आपको सबको आता ही है। एक सर्कल बना लिया हमने जिसकी रेडियस कितनी है, 4 cm। अब हमें इस सेंटर पे कितना एंगल बनाना है, 180 में से इस एंगल को माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का आप एंगल बनाएंगे और फिर दोनों कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। तो दिस वे आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये जो एंगल हमें मिलेगा ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन बताना है हमें। तो ये हमारे को डेटा दिया गया है बेटा, हम बिल्कुल डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x निकालेंगे मध्य बिंदु, फिर fx करेंगे केयरफुली, और फिर अपना फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे। अब 0 से 40 का मध्य बिंदु क्या होगा, 20, 40 से 80 का 60। इस तरीके से हम टेबल पूरी कर लेंगे। फिर बहुत ध्यान से fx निकालेंगे, यानी कि f को x से गुणा करना है। 240, देखिए, फिर 1200, फिर 3500, फिर आपके पास आ गया 4200, और फिर 4140। क्या ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े, यानी कि आपको प्लेसेस बहुत ध्यान से पुट करने हैं जिससे हमारे टेढ़े मेढ़ा ना हो और कैलकुलेशन करने में मिस्टेक ना हो। अब fx का टोटल कर लेंगे और f का भी। ये आ गया 120 और ये आ गया 13280। अब आप मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना है, वैल्यूज रख देंगे ध्यान से। सॉल्व करके हमें मिल गया 110.67। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री। दो अलग अलग ऊंचाई वाले पोल एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर हैं। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो फिगर बनाते हैं, एक पोल ये मान लिया और एक ये मान लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों अपने बॉटम से दूसरे के टॉप को देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ बॉटम से इसके टॉप को, ठीक है।
और देखिए बेटा, एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री का। तो जो 60 होगा उसके सामने की साइड आपने क्या रखनी है, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, छोटे के सामने की छोटी होती है। तो जो चीज़ मैंने छोटी बनाई है इसका मतलब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है, और जो बड़ी लग रही है इसका मतलब वहाँ 60 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने केयरफुली नोट करके इस तरीके से अपनी फिगर ड्रॉ करनी है। अब हमें बताना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स। इन दोनों पोल्स की हाइट में डिफरेंस बताना है हमें, यानी कि y माइनस एक्स हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फिगर में 90 डिग्री का साइन डाल देंगे, y माइनस एक्स कैलकुलेट करना है। 1 बाय 1 हम दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, x निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, या फिर दोनों को माइनस कर देंगे। AB upon BC is tan 30, that means 1 by root 3। AB हमने x माना है, 20 by root 3 आ गया, तो यहाँ हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो ये आ गया 20 by 3 root 3। दूसरा ट्राइंगल लेंगे, CD by BC is tan 60, that means root 3। CD आपने y माना है, तो ये हो गया 20 root 3। अब y माइनस एक्स कैसे निकलेगा, 20 रूट 3 माइनस 20 बाई 3 रूट 3। तो देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे जब हम, तो 3 इंटू 2 60 हो गया, 60 माइनस 20 40, 40 रूट 3 बाई 3 हमारा आंसर आ गया। दोनों पोल्स के बीच में इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल डाउन। एक लड़का जिसकी हाइट इतनी है वो खड़ा है 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पर। ठीक है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से ये अपनी आंख से, फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री, यहाँ से एंगल बना रहा है, और कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर, एंगल है 60 डिग्री, और बॉय की हाइट कितनी है, 1.7 मीटर। अब देखिए बिल्डिंग तो ये पूरी है, अब ये 1.7 है, तो ये भी कितना हो गया, 1.7। मुझे उसने बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए बोला है, तो मुझे पूरा ये डिस्टेंस निकालना है। ए बी, इसको हम लिख लेते हैं, सी डी एंड ई। वेरी इजी, ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल ABE, AB upon BE is tan 60 and which is equal to root 3. That means AB is equal to 50 root 3. अब पूरी बिल्डिंग हमारी कौन सी थी, AC is equal to AB plus BC. So that means this is equal to 50 root 3 plus 1.7। अब देखिए बेटा, आगे हमें क्वेश्चन में, वैसे हम यहाँ छोड़ देते हैं अपना क्वेश्चन, पर अदरवाइज हमें क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू रखने के लिए बोला गया है 1.73। तो हम 50 के साथ 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1.7 हमारे को मिल जाएगा फाइनल आंसर 88.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल शेल आर 3 cm एंड 5 cm। एक स्फेयर के शेप में आपके पास कोई शेल है जिसके अंदर की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और बाहर तक, दीवार तक देखा जाए तो 5 cm है, यानी कि इसकी मोटाई है। इट इज़ मेल्टेड, इसको पिघला दिया गया है, और पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया गया है जिसका डायमीटर 14 cm है, यानी कि एक बेलन बनाया गया है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो हमें बेलन की हाइट बतानी है और टीएस से बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पहले लिख लेते हैं, बेलन का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7। अब ये जो बड़ी वाली रेडियस थी इसको हमने कैपिटल आर बोल दिया, 5, छोटी रेडियस को स्मॉल आर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और एक रेडियस जो यहाँ हमें सिलेंडर की बनानी है वो
आर डैश हमने लिख दिया। अब क्या किया गया है, इसका जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि इसे पिघलाकर हम सिलेंडर बना रहे हैं ना। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल या गोला इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए बेटा 4/3 पाई और क्या करेंगे, ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, या आप इसको अलग अलग करके भी माइनस कर सकते हैं, बड़े स्फेयर में से छोटा स्फेयर को, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। और यहाँ पे हम सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको हमने आर डैश माना था। देखिए पाई से पाई कट गया दोनों तरफ, वैल्यूज रखेंगे 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, आर डैश हमारा कितना है 7। अब 7 स्क्वायर जो 49 बनेगा वो नीचे आ गया, और ऊपर यहाँ पे बना 125 घटा 27 बटा में 49, यानी कि 4/3 इंटू 98/49, जो कि 2 पे कट जाएगा। आंसर इज 8/3 8/3। और हमारे को CM लिखना है साथ में, यूनिट आंसर में जरूर लिखनी है। और साथ ही अब हमसे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मांगा गया है। तो देखिए बेटा अब हम लिख लेते हैं, आर डैश हमारे पास 7 है, एच हम निकाल चुके हैं 8/3 CM, TSC यानी कि कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH प्लस 2πr² है ना। तो r की जगह हम r डैश लिख रहे हैं यहाँ पे। अब 2πr डैश इज कॉमन, अंदर बचेगा h प्लस r डैश, वैल्यूज रखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 प्लस 8/3। देखिए 7 से 7 कट गया, आंसर हमारे पास आ जाएगा 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल ऑफ एट द सेंटर। तो बेटा ये हमें बहुत पता भी है और हम इसे कितने क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है और सेंटर पे जो एंगल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री, हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ देखिए सबके नंबर डाल दिए। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 3 + 4 इज 180। आपको एंगल 1 पता है 90 डिग्री का, एंगल 2 भी कितना है 90 डिग्री का। तो बाकी के दोनों जो एक ही चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, OABP 360 के दो अगर 180 के हो गए तो बाकी के दोनों भी ऑटोमेटिकली 180 के ही बच गए। बस लिख देंगे हम इसी चीज को और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ, 2 टेंजेंट्स हमें दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है कि एंगल PTQ ये वाला एंगल डबल है OPQ का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, OPQ इस एंगल का डबल है। तो इनको हम कुछ नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं। ये x बोल दिया मैंने, ये y। अब बेटा देखिए TP क्या है, TQ के इक्वल। तो अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर एक को मैंने y माना है तो दूसरा भी कितना हो गया y। अब ये वाला एंगल टोटल कितना है मिला के, रेडियस और टेंजेंट के साथ, त्रिज्या और स्पर्शिका आपस में लंब बनाती हैं। तो ये पूरा एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, यानी कि x + y इज 90। तो y कितना आ गया 90 - x। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे PTQ को। इसमें एंगल PTQ + y तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री के हैं, यानी कि PTQ बराबर आ गया 180 घटा 2y। ये जो 2y इधर आके हमने घटा कर दिया। अब y की वैल्यू हमने 90 - x निकाली थी यहाँ से, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 2 टर्म्स हैं। अब इसे केयरफुली सॉल्व कर लेंगे। 180 घटा 180 जमा 2x। तो इसका मतलब x किसको माना था आपने, OPQ को। तो हमें यही प्रूव करना था, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास केस स्टडी है। इस तरीके से नेविगेशन के लिए हमारे को एक केस स्टडी दी गई है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि हमें पोजीशन और देखने में या किसी भी चीज़ जो अप्रोच कर रही है या दूर जा रही है तो हमें एकदम से पता चल जाता है। तो उसमें क्या है, एक गार्ड है जो कि एक 240 मीटर हाइट का टॉवर के ऊपर है, उसकी ड्यूटी। वो ऑब्जर्व करता है एक अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। उसको ऐसा लगता है कि कहीं दूर से जो कि बोट कहीं उनकी तरफ आ रही है। तो वो क्लिनोमीटर से या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेज़र कर लेता है कि कितने डिग्री का एंगल हमारा बनेगा। तो वो देखता है कि ये 30 डिग्री के एंगल के अप्रॉक्सीमेटली हमारा बन रहा है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका एक नामांकित चित्र बनाइए, इसका एक लेबल डायग्राम बनाना है और फिर बोट की टॉवर से दूरी भी बतानी है, ये डिस्टेंस भी बताना है बेटा। तो पहला पॉइंट पहले सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखिए आपको फिगर समझ आ गई। ये हमने टॉवर बना लिया और एक हमारा 30 डिग्री के एंगल पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण बन रहा है। यहाँ पे गार्ड खड़ा है ना, वो यहाँ से देख रहा है नीचे आते हुए। तो अवनमन कोण के लिए हमेशा हम एक इमेजिनरी लाइन जरूर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको हम नीचे शो कर देंगे। अब मुझे क्या निकालना है कि ये फिगर हमारी कंप्लीट हो गई है, इसके नाम भी दे देते हैं। मुझे BC फाइंड आउट करना है कि ये बोट और टावर में कितना डिस्टेंस है। तो अब आप निकाल सकते हैं। AB हमें पता है, BC निकालना है। दैट मीन्स AB अपॉन BC इज 1030 विच इज इक्वल टू 1/√3। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 240√3 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड। अब सेकंड में वो हमसे क्या कह रहा है, बेटा आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद उसने दोबारा देखा। द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टॉवर। वो क्या कर रही है, बोट टॉवर की तरफ आ रही है, लेकिन अब उसका डिस्टेंस पहले से इतना कम हो गया है, 240 इंटू √3 - 1। इतना डिस्टेंस अब पहले से कम हो गया है। यानी कि अब जो उसकी फिगर बनेगी, जैसे बोट यहाँ पे आने के बाद उसने देखा तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो अब इतना चल के आ गई है बोट, है ना। इतना कम हो गया मतलब उसने इतना कवर कर लिया डिस्टेंस। इसकी हम फिर से मार्किंग कर देते हैं। तो अब उसने पूछा है व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल बन रहा है जहाँ पे उसने अब इसे दोबारा चेक किया है, अब के बाद उसने हमसे ये एंगल पूछा है। अब एंगल हम कैसे बता सकते हैं, तो मुझे दो साइड पता होनी चाहिए। एक साइड और एक एंगल पता होता है तो मैं दूसरी साइड्स निकाल लेती हूँ। दो चीज़ें कोई भी पता होनी चाहिए ना। तो आपको इस ट्रायंगल में ABD में मुझे या तो ये पता होना चाहिए या ये। तो हम देखते हैं कैसे हमें कौन सी चीज़ हम निकाल सकते हैं। BC हमें निकाल चुके हैं पहले। BC हमारा निकला था 240 इंटू √3 और CD भी आपको पता है। CD उसने कह दिया इतना है 240 इंटू √3 - 1। तो BD निकल आएगा। देखिए BC is 240√3, CD is 240, ब्रैकेट को ओपन कर लिया मैंने, 240√3 - 240। अब BD कितना है, BD is BC - CD, दोनों की वैल्यूज रख देंगे। अब CD को जब आप माइनस करोगे तो ये टर्म माइनस में हो जाएगी और ये प्लस में, प्लस 240, ऊपर के दोनों सेम है, कट गई। तो BD हमारा आ गया 240। अब देखिए बेटा इस ट्रायंगल में ABD में इसका मतलब BD भी हमारी 240 है। तो एक ये ऐसा ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर और बेस सेम है। तो आपको पता है ऐसे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का, है ना। अदरवाइज आप AB अपॉन BC इक्वल टू tan थीटा करके निकलेंगे तो भी tan थीटा 1 आ जाएगा। दैट मीन्स थीटा इज 45। आप सीधा भी लिख सकते हैं एंगल ADB इज 45 डिग्री और यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पुशअप्स आर ए फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। आपको सब पता ही है, ये इसके स्टडी आप पढ़ भी सकते हैं। नितेश wants to participate in the push-up challenge. He can currently make 3000 push-up in 1 hour. नितेश के बारे में आपको दिया गया है कि वो अभी 1 घंटे में 3000 पुशअप लगाता है, लेकिन उसका टारगेट कितना है 3900 पुशअप्स का एक दिन में लगाने का। तो इसके लिए वो क्या करता है, क्या प्लानिंग करता है कि 5 पुशअप ज़्यादा लगाया करेगा जब तक उसका टारगेट पूरा ना हो जाए। तो अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पुशअप्स के अकॉर्डिंग एक समांतर श्रेणी बनाइए। फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले स्टार्ट वो करता है 3000 से, है ना, और कितने डेली इंक्रीज कर रहा है 5। तो ए हो गया 3000, डी हो गया 5, और हमारा ए एन लास्ट टर्म भी हमें पता है 3900 तक जाना चाहता है वो, और एन हमें निकालना है। तो हमें बताना है कि कितने दिन लगेंगे उसको वहाँ तक कंप्लीट करने में अपना टारगेट। तो इसका मतलब एन निकालना है हमें। ए पी क्या बन गई हमारी 3000, 5 ऐड करते जाएंगे और लास्ट टर्म हो गई 3900। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन नहीं पता ना हमें, वैल्यूज रख देंगे। 3000 को इधर माइनस करेंगे, 900 रह गया। अगले बार में 5 इसके डिवीजन में चला जाएगा, हमें मिल गया 180 इज इक्वल टू एन माइनस 1। दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 181। तो बेटा अभी इसको टोटल, इसका मतलब 181 डेज लगेंगे, लेकिन अभी उसने पूछा और कितने दिन लगेंगे, कितने दिन और प्रैक्टिस करे। तो अगर वो आज से स्टार्ट करता है, इसका मतलब कितने और दिन उसे चाहिए 180 डेज मोर। ठीक है ना, कितने दिन अभी उसे और अपना टारगेट पूरा करने के लिए प्रैक्टिस करनी है, 180 दिन और करेगा, तब जाके 181 डेज में उसका टारगेट अचीव कर पाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे। उसका टारगेट पूरा होने पर उसके द्वारा उस दिन तक लगाए गए कुल पुशअप्स की संख्या बताइए। यानी कि सभी पुशअप्स जितने भी उसने अभी तक एपी में जो भी हमने फॉर्म की थी उनका हमें सम निकालना है। तो फिर से लिख लेते हैं, ए इज 3000, लास्ट टर्म भी पता है हमें, तो हम एस एन का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होती है। दैट इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस ए एन। वैल्यूज रख देंगे, एस 181, 181 बाई 2 इंटू 6900, टोटल पुशअप्स उसने लगा लिए अभी तक 6,24,450। अपना टारगेट पूरा होने तक पहले दिन से लेकर लास्ट तक उसने इतने पुशअप्स लगा लिए। अब बेटा यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा n यहाँ पे 181 है। यहाँ इसके फर्स्ट पार्ट में आंसर 180 क्यों दिया था हमने, कि अभी उसे 180 डेज और प्रैक्टिस करनी है, लेकिन n कितना है, फिर भी n अगर देखा जाएगा तो 181 ही लेना है। बेटा आई होप the paper is clear to you. Keep on learning. Stay blessed.